नव्या अपनी सास शोभा और पति तेजस के साथ रहती है। वो लोग बहुत अमीर होते हैं। अरे नव्या, तेरे पापा ने हमें दहेज में एसी कूलर की फैक्ट्री दी है क्या? दिन रात बस हर रूम का एसी और कूलर चालू रखती है तू। बिल देखा है क्या कितना आया है इस बार? ओफो मम्मी जी, आप भी ना। अब ये एसी और कूलर गर्मी में इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या ठंड में करेंगे क्या? सच में माँ जी, कभी कभी तो आप हद कर देती हो। अरे नालायक, तुझे ये सब इस्तेमाल करने के लिए किसी ने मना नहीं किया है, लेकिन हर एक चीज इस्तेमाल करने की हद होती है। और तू अगर वो बेहिसाब इस्तेमाल करेगी तो कैसे चलेगा? माना कि हम अच्छे खासे घराने से हैं, हमारी खुद की सुपरमार्केट भी है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तू पैसों को पानी की तरह इस्तेमाल करती रहे। अरे बस कीजिए मम्मी जी, आप ना मुझे हर रोज का ये ज्ञान मत दिया कीजिए। सब कुछ कितना अच्छा चल रहा है, लेकिन नहीं, आपको तो उसमें भी किसी गरीबों की तरह घुट घुट कर रहने की आदत है। अरे इतने पैसे बचाकर कोई ताजमहल बांधना है या कुतुब मीनार? अरे चुप कर, और जितना कहा है उतना ही कर, वरना मैं तेरे कान के नीचे सितार बजाऊंगी, समझी ना? चल अब जाकर मेरे लिए मेरी रोज टी बना ला। अरे माँ जी, वो रोज टी होता है, ना कि रोज टी। अरे ओ अंग्रेज की औलाद, तू समझ गई ना? उतना ही काफी है मेरे लिए। मैंने कल ही गुलाब की पंखुड़ियां लाई है, तो जाकर उसकी चाय बना। आप और आपकी ये चोचले, सच में माँ जी, कभी कभी तो मेरे दिमाग का दही कर देते हैं। अरे तो उसी लायक है। चल अब भाग यहाँ से, वरना मैं तुझे और काम दे दूंगी। नव्या अपनी सास की कंजूसी से बहुत परेशान होती है। उनका अपना 2 मंजिलों का घर होता है, जिसके सामने एक मिट्टी का घर होता है, और उसमें गरीब कविता अपने अपाहिज पति मगन और बेटे टीटू के साथ रहती है। टीटू और टीटू के पापा, ये लीजिए, आप दोनों के लिए मैंने आमरस बनाया है। वो मैडम ने आज मुझे 4 आम दिए थे। वाह माँ, ये आमरस तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है। इसे खाकर तो मजा ही आ गया। हाँ कविता, ये आमरस तो सच में बहुत स्वादिष्ट बना है, और मुझे माफ कर दो, मेरे कारण तुम्हें इतनी भीषण गर्मी में भी घर घर जाकर खाना बनाना पड़ता है। और मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें कितनी तकलीफ होती होगी, लेकिन तुम मुझे कभी कुछ नहीं बताती। काश मैं अपाहिज नहीं होता तो ये सब तुम्हें करने की नौबत ही नहीं आती। जी आप ये कैसी बातें कर रहे हो? बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं। एक वक्त था जब मेरी अच्छी नौकरी थी, हमारा भी खुद का बड़ा सा घर था, एसी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, सब कुछ था। लेकिन मेरे अपाहिज होने के कारण हमें सब कुछ बेचना पड़ा, साथ ही साथ हमारा घर भी चला गया, और उसके बाद तो मैं नौकरी भी नहीं कर सका। ऐसा मत कहिए, आपके साथ जो भी हुआ उसमें आपका कोई दोष नहीं है। और रही बात मुझे तकलीफ होने की, तो मैं काम करने के लिए जिन भी घरों में जाती हूँ वहां पर एसी होता है, और इसीलिए उनका किचन भी बहुत ठंडा रहता है। और अपनों के लिए काम करने की क्या ही तकलीफ, इसीलिए आप अपने आप को मत कोसिए। आप कमाल की हो माँ, और आपको देखकर मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। मेरे सभी दोस्तों के घर में पंखा, एसी और कूलर है, लेकिन मेरे पास वो नहीं है। पर फिर भी माँ, आपके कारण मुझे जरा भी गर्मी महसूस नहीं होती, क्योंकि आपने हमारी घर की हर एक चीज मिट्टी की बनाई है। फिर चाहे वो बेड हो, रसोई हो या सामान हो, जिस कारण हमारा घर हमेशा ठंडा ही रहता है। हाँ बेटा, वो तो है। और तुम्हारे मुंह से ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। कम से कम मैं अपने परिवार को खुश तो रख पा रही हूँ, और तुम्हें खुश देखकर मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। फिर एक रोज जब मोहल्ले की औरतें सब्जी वाले के पास सब्जी लेने जाती हैं, तभी, अरे नव्या, तुम तो जब भी आती हो तब ढेर सारी सब्जियां लेती हो, वो भी कितनी महंगी महंगी। हाँ तो अब क्या करूं, हमारे घर में हर रोज ढेर सारा खाना बनता है, और इसीलिए इतनी सब्जियां लेती हूँ मैं। वैसे कविता, तुम ये 2-2 सब्जियां क्यों ले रही हो? एक ही ले लो ना।
लेकिन क्यों काव्या? अरे तुम्हारे घर में अब फ्रिज थोड़ी ना है जिसमें तुम दूसरी सब्जी रख पाओगी। अब तुम्हारे वो दिन थोड़ी ना रहे। अरे तुम तो अब मिट्टी के घर में रहती हो ना, इसलिए कह रही हूँ। और कल तक तो तुम्हारी दूसरी वाली सब्जी सड़ जाएगी। हाँ नव्या, ये बात तो तूने एकदम सही कही। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपने छोटे से मिट्टी के घर में बहुत खुश हूँ। और रही बात इस सब्जी की, तो ये बिल्कुल खराब नहीं होगी, क्योंकि मेरा घर बहुत ठंडा रहता है। तो ये सब्जी कल तक अच्छी रहेगी। जरा तेवर तो देखो इसके। गरीब फटी चढ़ गई कि नव्या कविता का मजाक उड़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। फिर एक रोज जब खेलते खेलते टीटू नव्या के घर के आंगन में आता है, तभी वो घर के अंदर झांक कर देखता है। अरे ओ टीटू के बच्चे, चोरों की तरह हमारे घर में क्यों झांक कर देख रहा है तू? ओ मैदे वाली आंटी, मैं कोई चोर नहीं हूँ। मैदे वाली आंटी? हाउ डे यू? अरे सही तो कहा टीटू ने। दुनिया भर का मेकअप थोप कर फिरती रहती है तू भूतनी की तरह। जवान बनने के चक्कर में तू तो कभी कभी मुझसे भी ज्यादा बुरी लगती है। इतना कहकर टीटू और शोभा दोनों हंसने लगते हैं। शट अप, हंसना बंद करो तुम। और मम्मी जी आप भी। अरे मेरी सास होकर आप इसका साथ दे रही हो। मैं यहाँ पे खेलते खेलते आया और मैं तो बस ये देख रहा था कि आपके घर में इतनी सारी सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी आप बस झगड़ती ही रहती हो। जरा भी खुश नहीं रहती आप। और सच कहो, इससे ज्यादा ठंडक तो मेरे घर में है, जिसे आप हमेशा नाम रखती हो मैदे वाली आंटी। इतना कहकर टीटू वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। अरे ओ टीटू के बच्चे, रुक जा। आज तो तेरी खैर नहीं। ये तो भाग गया। जाने दो, मैं तो इस लड़के को बाद में देख लूंगी। देख नव्या, मैं तुझे 50 बार कह चुकी हूँ कि घर में थोड़ी बचत करना सीख ले, लेकिन तू है कि मानने से रही। अरे कल रात को भी तूने हॉल का कूलर ऑन ही छोड़ दिया। अब देख, अगर इस महीने का बिल ज्यादा आया तो मैं तो तेरे शादी के गहने ही बेच दूंगी। आप मेरे गहने को हाथ तो लगा कर दिखाइए, फिर बताती हूँ मैं आपको। मैं तो आपके ही गहने गायब कर दूंगी। मुझे कम मत समझ बेटा, मैं तेरी सास हूँ और जो कहती हूँ वो करके दिखाती हूँ। बस कीजिए मम्मी जी, वरना मैं आपकी शिकायत तेजस से करूंगी। अरे तू क्या उससे मेरी शिकायत करेगी? मैं तो उसकी भी चटनी बनाऊंगी और तेरी भी चटनी बनाऊंगी। निकम्मी कही की, बस दूसरे लोगों को नीचा दिखाना आता है तुझे, और जब देखो तब पैसे बर्बाद करती रहती है। इसके अलावा जिंदगी में कुछ किया है क्या तूने? नव्या को शोभा पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो उससे अब कुछ भी नहीं कहती। ऐसे ही एक रोज, ये लीजिए शोभा काकी, आपकी सत्तू पाउडर। धन्यवाद कविता बेटा। आओ ना, अंदर आओ। अरे नहीं मम्मी जी, इसे अंदर आने मत दीजिए, क्योंकि इसके घर पर हर तरफ मिट्टी की चीजें रखी है। कहीं वो गंदगी हमारे घर में ना आ जाए। और ये क्या, ये हमें ये गांव का सत्तू पाउडर क्यों दे रही है? हमारे घर के फैंसी फ्रिज में तो कितने सारे कोल्ड ड्रिंक्स पड़े हैं माँ जी। तो ये गरीबों का सत्तू पाउडर लेकर आप क्या करने वाली हो? बकवास बंद कर अपनी। सत्तू को कुछ बोला तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। अरे दुनिया की सारी कोल्ड ड्रिंक फेल है इस बिहारी सत्तू के सामने। इसे एक बार पीने से इंसान के भीतर की सारी गर्मी छूमंतर हो जाती है। पगलेट कही की। और क्या गंदगी की है रे इस बेचारी ने। उल्टा ये लड़की तो मिट्टी के घर में रहकर भी कितनी साफ है, लेकिन तू देख, इतने आलीशान घर में रहकर भी तेरे बदन से बू आ रही है। अरे तू तो 2-2 दिनों तक नहाती भी नहीं है और दूसरों को नाम रख रही है। बस कीजिए मम्मी जी, मेरी बेइज्जती करने की तो आप कोई कसर नहीं छोड़ती। तो फिर दूसरों को बोलने से पहले तू अपने गिरेबान में क्यों नहीं झांकती? और कविता बेटा, तू अंदर आ जा। नहीं काकी जी, कोई बात नहीं। मुझे आगे काम पर जाने के लिए देर हो रही है। वो क्या है ना, मैं दूसरों की तरह खाली नहीं बैठती, और मेरे पास दूसरों को फालतू के ताने देने की जगह ढेरों काम पड़े हैं। हाँ बेटा,
सही कहा तूने। चल ठीक है, लेकिन फिर कभी आ जाना, हाँ, और अच्छे से काम करना। जी काकी जी। कविता और शोभा की ये बातें सुनकर नव्या को बहुत गुस्सा आता है। फिर अगले दिन जब नव्या नींद से उठती है, तब वो पूरे घर में मिट्टी का सामान देखकर दंग रह जाती है। ओ माय गॉड, कहीं मैं कोई बुरा सपना तो नहीं देख रही ना? ये क्या हो गया मेरे घर को? मेरा ये आलीशान बंगला गरीबों का मिट्टी का घर कब बन गया? मम्मी जी, ये सब क्या हो रहा है? अरे तू पागल हो गई है क्या? इतना क्यों चौंक रही है? मैंने एसी, फ्रिज, कूलर सब कुछ निकाल दिया है और अब से हमारे घर में सब कुछ मिट्टी का ही रहेगा। खास लोगों को बुलाकर मैंने ये सब करवाया है। मगर क्यों माँ जी? हमारे पास तो इतना सारा पैसा है, तो फिर उसके बावजूद भी आपने ये कदम क्यों उठाया? और अब हम में और उस फटीचर कविता में क्या फर्क रह गया? अब तू तो मानने से रही। तुझे मैंने 1000 बार बोला कि बिजली की बचत कर, लेकिन तूने कभी मेरी कोई बात नहीं मानी और इसीलिए मैंने कविता की तरह पूरे घर में मिट्टी का सामान भर दिया है, जिससे गर्मी के दिनों में भी हमारा घर ठंडा रह सके और साथ ही हमारे पैसों की बचत भी हो पाए। हे भगवान, ये आपने क्या कर दिया मम्मी जी? अब तो कुछ नहीं हो सकता और अब से हमारा घर ऐसे ही रहेगा। और खबरदार, जो अगर तूने इसे निकालने की कोशिश भी की तो। अब नव्या को ना चाहकर भी चुप रहना पड़ता है। फिर एक रोज, पर ये क्या ही नव्या, कोई घर है या अखाड़ा? इतना पैसा होने के बाद भी तुम्हारे ऊपर ऐसी कौन सी नौबत आ गई है जो तुम्हें सब कुछ हटाकर ये मिट्टी का सामान इस्तेमाल करना पड़ रहा है? अरे घर की हालत देखकर तो मुझे बड़ी हंसी आ रही है और मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे इतने बुरे दिन आएंगे। अरे नहीं नहीं, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, बात कुछ और है। अरे चुप हो जा, मैं सब समझती हूँ। अरे अमीरों का तो ऐसा ही होता है, खाने के दांत अलग और दिखाने के दांत अलग। और तुम तो बस दुनिया वालों को ही दिखाती हो कि तुम कितनी अमीर हो, लेकिन तुम्हारे भी घर के अंदर यही हाल है जो बाकी लोगों के होता है। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सच में गलत समझ रही हो। इस तरह से नव्या की इज्जत की धज्जियां उठने लगती है, जिस कारण वो शोभा को खूब सुनाती है। देखा ना मम्मी जी, आपके कारण मेरी हर तरह से नाक कट गई है, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रही मैं। और इस मिट्टी में रहकर अब मुझे चिड़चिड़ हो रही है। जहां देखो वहां हर तरफ बस गंदगी ही फैली है और इस कारण मेरे कपड़े, बाल, सब कुछ खराब होता रहता है। एंड आई जस्ट हेट इट। क्यों? अब कैसा महसूस हो रहा है तुझे? और करेगी पैसों की बर्बादी? अरे तुझे किसी ने भी बिजली का उपयोग करने से मना नहीं किया था, बस हर चीज नियमित रूप से तू इस्तेमाल करती तो सही रहता। देख बहू, भगवान की कृपा से हमारे पास ढेर सारा पैसा है, लेकिन हमें उसका सम्मान करना चाहिए और उसे अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि तेरी तरह बेवजह की चीजों पर खर्चा करना चाहिए। हाँ मम्मी जी, आपने ये बात तो बिल्कुल सही की और अब जाकर मुझे धीरे धीरे समझ आ रहा है। और अब जब मैं हर चीज के बिना रह रही हूँ, तब मुझे उसकी अहमियत का एहसास हो रहा है। और तू जो उस बेचारी कविता को तानी देती रहती है, जब देखो उसका मजाक उड़ाती रहती है, उसका क्या करेगी तू? अरे जरा उन लोगों को देख, इतनी मुश्किलें होने के बावजूद भी जो है उसमें संतुष्ट है, खुश है। और तुझे क्या लगता है उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती होगी? अब मिट्टी के बीच रहकर देखा ना तूने, और इतने दिनों से जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो सब उनके साथ हर रोज होता होगा, लेकिन फिर भी वो लोग उफ तक नहीं करते और भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। इसीलिए इंसान को जो भी है, जितना है, उसमें खुश रहना चाहिए और भगवान का शुक्र अदा करना चाहिए। समझी कि नहीं? हाँ मम्मी जी, पहली बार आपकी बातों को सुनकर मुझे अच्छा लग रहा है और अब मैं उस कविता के पास जाकर उससे दिल से माफी मांगूंगी और अपने आप में सुधार लाने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू मम्मी जी, आपने तो आज मेरी आंखें खोल दी।
चल कोई बात नहीं, देर आए पर दुरुस्त आए। वो अब तक तेरी अकल घुटने में दबी हुई थी ना, लेकिन अब जाकर ठिकाने पर आई है। ओफो मम्मी जी, क्या आप भी? अरे मजाक कर रही हूँ रे। फिर नव्या कविता के पास जाकर उससे माफी मांगती है और अपने आप में सुधार लाकर वह सबके साथ खुशी से रहने लगती है। ये लीजिए राजेश्वरी बहन, आज मैंने मलाई प्याज की सब्जी बनाई थी, इसीलिए सोचा कि आपको भी दे दूं। आखिरकार पड़ोसी भी तो रिश्तेदार के बराबर ही होते हैं ना। शुक्रिया करुणा बहन, आप बहुत अच्छी हो, लेकिन माफ करना, आज मैं ये सब्जी आपसे नहीं ले सकती। लेकिन क्यों राजेश्वरी बहन, मैंने कितने प्यार से बनाई है। अरे चख के तो देखिए, बहुत स्वादिष्ट बनी है। मैं जानती हूँ करुणा बहन, लेकिन हमारे घर पर प्याज नहीं खाते हैं और ये रीत पहले से ही चली आई है। अच्छा अच्छा, ऐसी बात है क्या? ठीक है राजेश्वरी बहन, मैं समझ गई। जी धन्यवाद करुणा बहन। पड़ोसन करुणा के जाने के बाद राजेश्वरी की बेटी अपूर्वा उससे पूछती है, अरे माँ, एक बात मुझे समझ नहीं आती, हमारे परिवार में प्याज ने किसी का क्या बिगाड़ा है? किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा बेटा, हमारे यहाँ सात्विक खाना खाया जाता है और उन्हीं नियमों के कारण हम प्याज लहसुन जैसी चीजें नहीं खाते हैं। हमारे घर में बस सात्विक ही खाना बनता है। अच्छा, तो ये माजरा है। तुझे ये बात कभी पता ही नहीं चली, क्योंकि तुझे हमने कभी प्याज के बारे में कुछ बताया ही नहीं। बचपन से तूने केवल सात्विक ही खाना खाया है। हाँ माँ, पर कुछ भी कहो, सात्विक खाना ही मस्त होता है, और वो भी अगर आपके हाथ का बना हो, तब तो फिर सोने पे सुहागा हो जाता है। पगली कही की, चल अब हाथ मुंह धो ले। पापा और तेरे भाई को दफ्तर से आते आते देर होने वाली है और उन्होंने कहा है कि तुम दोनों माँ बेटी खाना खा लेना। ठीक है माँ, मैं अभी आती हूँ। फिर कुछ ही दिनों बाद अपूर्वा की शादी तरुण नाम के एक लड़के से होती है। अपूर्वा के ससुराल में उसकी सास मेनका, ससुर मनीष और ननद स्वाति होती है। ये रहा आप सबका खाना, चक्कर बताइए तो मेरे पहली रसोई का खाना कैसा बना है? अरे लेकिन बहू, ये खाना इतना अलग अलग सा क्यों लग रहा है? हाँ बहू, इसका स्वाद भी काफी सादा सादा सा है, ना चटपटा है ना तीखापन है। ऐसे क्यों भला? और इसमें प्याज कहाँ पर है? इसमें तो प्याज मुझे दिखाई भी नहीं दे रहे। तुमने इसमें प्याज नहीं डाले क्या? अरे लेकिन तूने बगैर प्याज के खाना बनाया ही क्यों? घर में क्या प्याज खत्म हो गए थे क्या? या फिर आज मोहल्ले की सब्जी वाले के पास प्याज खत्म हो गए थे? अरे नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। मेरे मायके में प्याज नहीं खाते हैं ना, इसीलिए मैंने ये खाना ऐसे ही बनाया है, बिना प्याज के। क्या? अरे लेकिन तेरे मायके में प्याज क्यों नहीं खाते? क्योंकि वो एक तामसिक पदार्थ है माँ जी, और उसे खाने वाले लोग गुस्सेल और चिड़चिड़े स्वभाव के बन जाते हैं। इसीलिए हम सात्विक खाना ही खाते हैं, और इससे दिमाग भी शांत रहता है। वो कहते हैं ना, जो जैसा खाना खाता है वो वैसा ही बन जाता है। ये मसालेदार और तीखा खाना तो मैंने कभी नहीं खाया। मुझे तो सादा और सात्विक खाना ही पसंद आता है। लेकिन बहू, अगर तुम्हें सात्विक खाना है तो तुम खाओ ना, हमें क्यों सूली पर चढ़ा रही हो? हमें तो चटपटा खाना ही पसंद आता है। हाँ पूर्वा, अरे हमें किसी साधु की तरह जिंदगी नहीं जीनी है, और वैसे भी ये सारी दकियानूसी बातें हैं। इसीलिए आगे से तुम जो भी खाना बनाओगी उसमें प्लीज प्याज डाल देना। लेकिन तरुण, ये कोई दकियानूसी बातें नहीं है, सच में। देखो अपूर्वा, अगर वो सच भी हो तो भी तुम कल से घर पर जो भी बनाओगी उसमें प्याज डाल देना, वरना वो खाना हमारे गले के नीचे भी नहीं जाएगा। हाँ बहू, अरे तेरे कारण हम सब क्यों सहे? तुझे अपना सात्विक खाना है तो तू अलग से बनाया कर, लेकिन हम सब ये खाना बिल्कुल नहीं खाएंगे। अपूर्वा किसी को कुछ भी नहीं बोलती कि उतने में सब चले जाते हैं, और वो अब ये सारी बातें फोन पर अपनी माँ को बताती है। हे भगवान, ऐसी बात है क्या? माफ कर दे बेटा, हमने लड़के वालों से सब कुछ पूछा, बस एक ही बात भूल गए
कि वो लोग प्याज लहसुन खाते हैं या नहीं। अरे माँ, आप माफी मत मांगिए। आपकी जगह अगर मैं भी होती ना, तो मैं भी इतना नहीं सोचती, क्योंकि ये पूछने वाली बात है ही नहीं। लेकिन अब मैं घोर मुसीबत में फंस गई हूँ माँ। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ। देख बेटी, अब तेरे पास कोई और चारा है ही नहीं। तू अपने लिए सात्विक खाना बनाया कर और ससुराल वालों के लिए प्याज वाला, जैसा उन लोगों को पसंद है। तू खुद तो पाल लेगी, लेकिन अब तेरे कारण तेरे ससुराल वाले प्याज खाना थोड़ी ना बंद करेंगे। वो भी अपनी जगह पर बिल्कुल सही है बेटा। हाँ माँ, आपकी बात भी सही है। खैर, अब क्या ही कर सकते हैं। चुपचाप मुझे खाना बनाना ही होगा। काश मुझे सब शादी के पहले ही पता चल जाता कि मेरे ससुराल वाले प्याज लहसुन खाते हैं। अब जो हो गया सो हो गया। उन सब के बारे में मत सोच बेटा। फिर उस दिन के बाद से अपूर्वा घर वालों के लिए अलग और खुद के लिए अलग खाना बनाती है। फिर एक दिन वो प्याज के पराठे बनाती है और तभी, वाह भाभी वाह, क्या कमाल के पराठे बनाए हैं आपने। सच में आज तो एकदम मजा ही आ गया। और अब से आप मुझे रोज ये प्याज के पराठे ही बना कर देना। हाँ बहू, ये प्याज के पराठे तो इतने लाजवाब बने हैं कि अब तो इन्हें रोज रोज खाने का मन करेगा। ठीक है माँ जी, बना दूंगी मैं। लो भाभी, आप भी खा लो। अरे एक ही तो जिंदगी होती है, और उसमें ये प्याज के पराठे नहीं खाए तो क्या ही खाया। छोड़ो ना वो सब पालना वगैरह। अब आप अपने ससुराल में हो तो खा लीजिए ना इसे। नहीं स्वाति, मैं नहीं खा सकती, तुम ही खा लो इसे। अरे बहू, खा भी ले अब थोड़ा सा। क्यों रोजाना अलग अलग खाना बनाती है तू। ये तामसिक और सात्विक खाना कुछ नहीं होता। ये प्याज खाने से तुझे कुछ भी नहीं हो जाएगा। उल्टा प्याज तो ठंडा रहता है, इसीलिए तो गर्मी में प्याज खाना सेहतमंद होता है। हाँ भाभी, जैसे हम ठंड में तिल वगैरह के गर्म पदार्थ खाते हैं, वैसे ही गर्मी में सेहत पाने के लिए प्याज खाया जाता है। वो चाहे कुछ भी हो, लेकिन मुझे ये खाना बिल्कुल नहीं खाना। तुम्हें खाना है तो बताओ, मैं और बना दूंगी आप सबके लिए। अरे मेरी माँ, इतना क्या नाटक कर रही है। ये प्याज खाने से इंसान गुस्सेल बन जाएगा। ये सब बनी बनाई बातें हैं। हर इंसान में प्रेम और क्रोध दोनों भाव होते हैं, जो हालातों के साथ उभर कर आते हैं। हाँ, माना कि सात्विक और तामसिक खाना अलग होता है, और सात्विक खाना खाने से सेहत अच्छी भी रहती है, फिर चाहे वो मानसिक सेहत हो या शारीरिक सेहत। लेकिन तामसिक खाना खाने से तुझे कोई नुकसान नहीं होने वाला। अरे कब तक ऐसे खाना खाकर तू जीती रहेगी। देखिए माँ जी, आप लोगों की नजरों में ये सादा खाना होगा, लेकिन मुझे तो यही खाना पसंद है। हे भगवान, छोड़ स्वाति बेटा, इसे तो कुछ समझाना ही गुनाह है। इसे अगर घास फूस भी ठूसनी है तो ठूसती रहे, लेकिन फिलहाल के लिए हम इन प्याज के पराठों का मजा लेते हैं। हाँ माँ, और भाभी, मुझे थोड़ा प्याज का अचार भी देना। इन पराठों के साथ अचार खाने के बाद तो स्वाद में चार चांद ही लग जाएंगे। फिर एक दिन जब तरुण के फोन पर एक लड़की का मैसेज आता है, तभी उसे देखकर अपूर्वा को बहुत गुस्सा आता है। ये सब क्या है तरुण? देखो, तुम्हारे फोन पर माहिरा नाम की लड़की ने आई मिस यू का मैसेज भेजा है। मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी तरुण। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने नालायक और धोखेबाज निकलोगे। ओफो अपूर्वा, ये तुम क्या बोल रही हो? तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। अरे चुप रहो तुम। हर कोई अपनी चोरी पकड़ी जाने पर ऐसे ही बोलता है। देखिए माँ जी, पापा जी, आपके सपूत का बाहर किसी के साथ चक्कर चल रहा है, वो भी माहिरा नाम की किसी निकम्मी लड़की के साथ। आपने अपने बेटे को यही संस्कार दिए हैं क्या? हे भगवान, ये सब क्या है तरुण? अरे शादी के पहले की बात होती तो मैं कुछ भी नहीं कहती, लेकिन शादी के बाद ये सब करना शोभा देता है क्या? अब तेरी एक बीवी है। और नहीं तो क्या, ये सब सच है तरुण। अरे क्या अब भी पापा, आप सबका दिमाग खराब हो गया है क्या? कोई मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा।
मैं सिर्फ अपूर्वा से ही प्यार करता हूँ, मेरा विश्वास करो। झूठ। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो ये माहिरा कौन है जो तुम्हें आई मिस यू का मैसेज भेज रही है? हाँ। अरे बाबा, अगर किसी ने मुझे आई मिस यू बोल भी दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि मेरा उसके साथ कोई चक्कर चल रहा है। माहिरा मेरी स्कूल की दोस्त है जो मुझे भाई मानती है, और हम दोनों पिछले 4 सालों से मिले नहीं हैं, इसलिए उसने मुझे वो मैसेज भेजा होगा। क्या? हाँ पूर्वा, और अगर अब भी तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा तो जाकर माहिरा और मेरे सारे चैट्स पढ़ लो, तब तुम्हें समझ आएगा कि हम दोनों का रिश्ता क्या है। देखा बहू, मुझे मेरे बेटे पर पूरा यकीन था कि मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता। बड़ी आई हमारे संस्कारों पर सवाल उठाने वाली। माफ करना तरुण, वो मैं पूरी बात को समझे बिना ही तुम पर बरस पड़ी। इट्स ओके अपूर्वा, हो जाता है कभी कभी। अरे क्या इट्स ओके? ये तुझ पर इतना चिल्ला रही थी और तूने इसे तुरंत माफ कर दिया। और वैसे तो ये बहुत बोलती है ना कि मैं सात्विक खाना खाती हूँ इसीलिए मैं शांत रहती हूँ। आप लोगों की तरह छोटी छोटी बातों पर चिल्लाती नहीं हूँ। तो फिर अब क्या हुआ? हाँ, अब तो तेरा गुस्सा निकल ही गया ना? और नहीं तो क्या माँ जी, पापा जी, अभी हालात ही ऐसे हो चुके थे, इसीलिए मेरा गुस्सा निकल गया। और अब ऐसे हालात में मैं तरुण पर गुस्सा करने की जगह उसकी आरती थोड़ी ना उतारूंगी। हाँ, तो हम भी तुम्हें यही समझा रहे हैं बहू कि तुम हमें तमोगुण और सत्वगुण के बारे में जो ज्ञान दे रही हो उससे कुछ नहीं होता। इंसान के हाव भाव परिस्थिति पर निर्भर होते हैं। अरे जाने दीजिए ना पापा, पहले ही काफी देर हो चुकी है और माँ ने कहा है कि आज तुमने प्याज के पराठे बनाए हैं और साथ ही प्याज के पकोड़े भी बनाए हैं। हाँ तरुण। अरे वाह, तो मैं जल्दी से हाथ मुंह धोकर आता हूँ, तब तक तुम खाना लगा दो। बहुत भूख लगी है यार, और पराठों का नाम सुनकर तो मेरे मुंह में पानी ही आ गया। क्या तुम भी तरुण? जल्दी आ, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। शुरू शुरू में तो अपूर्वा अलग खाना बना लेती है, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद में उसे काफी परेशानी होने लगती है। यहाँ पर तो किसी को भी मेरी नहीं पड़ी। अरे रोज रोज मुझे प्याज और बिना प्याज वाला खाना अलग से बनाना पड़ता है। नहीं, आज मेरा ज्यादा काम करने का मन बिल्कुल नहीं है, इसीलिए आज तो मैं एक ही प्रकार का खाना बनाऊंगी और जो खाना मैं भी खा पाऊंगी। अपूर्वा का दिमाग घूम जाता है और वो सिर्फ सादा खाना ही बनाती है, जिसे देखकर घर के सभी लोग गुस्सा हो जाते हैं। बहू, ये तूने क्या बनाया है? अरे हमने तुम्हें पहले ही बताया था ना कि हमें ये आश्रम जैसा खाना बिल्कुल नहीं खाना है। हाँ बहू, ये सब अभी के अभी वापस रख दे रसोई में। हम में से कोई भी ये खाना बिल्कुल नहीं खाने वाला। तू ही खाती बैठ इसे, और हमारे लिए तो कुछ और बना दे। पराठे ही बना दो प्याज के, वो झटपट से बन भी जाएंगे, और वो पराठे तो हम सबको पसंद भी है। नहीं, आज घर में प्याज का खाना नहीं बनेगा। नहीं बनेगा मतलब ये है कि मोहल्ले में जो सब्जी वाली आती है, आज उसके प्याज थे ही नहीं, इसीलिए मुझे ये सादी दाल चावल और सब्जी बनानी पड़ी, वो भी बगैर प्याज के। क्या? ये तो बड़ी अजीब बात है। अरे शांता के पास तो हमेशा प्याज रहता है, तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है? खैर चलो ठीक है, अब जो मिला है वही खा लेते हैं। हाँ माँ, अब भूख मिटाने के लिए कुछ तो खाना ही पड़ेगा। लेकिन अगले दिन जब मेनका को पता चलता है कि शांता के पास प्याज होने के बावजूद भी बहू ने झूठ बोला, तो वो घर आकर अपूर्वा को सुनाने लगती है। बहू, तूने झूठ क्यों बोला मुझसे? अभी अभी मेरी शांता से बात हुई है और बातों बातों में मैंने उससे पूछ लिया कि कल तेरे पास प्याज क्यों नहीं थे, तो उसने कहा कि उसके पास तो प्याज पहले से ही थे, लेकिन आपकी बहू ने ही नहीं लिए। क्या? अरे मुंह में दही जम गया है क्या तेरे? अब बता जल्दी, क्यों झूठ बोला तूने? हाँ तो मैं और क्या करती माँ जी, रोजाना मुझे मेरे लिए और आप सबके लिए अलग अलग खाना बनाना पड़ता है। आपको पता भी है क्या
उससे मेरा कितना काम बढ़ जाता है। अरे तो फिर तुझसे कौन कह रहा है कि तू अलग अलग खाना बना। देख बहू, मैं मानता हूं कि तूने बचपन से ही अपने परिवार के साथ सात्विक खाना खाया है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तू अपने ससुराल आने के बाद भी वो सब पालती रहे। और बहू, जो व्यक्ति सात्विक खाना खाता है वो भी गुस्सा करता है, जैसे तूने उस दिन तरुण पर किया था। अरे ये सब बातें तो हम पर निर्भर होती है कि हम किस तरह से जीवन जी रहे हैं। अगर करने ही है तो अपने कर्मों को अच्छा कर, खाने पीने का परहेज करके कुछ नहीं होने वाला। हाँ पूर्वा, माँ और पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम लोग सात्विक खाने के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सात्विक खाना खाने से ही मन लेकिन ये जरूरी तो नहीं है ना कि सात्विक खाना खाने से ही जीवन बेहतर हो जाए। हम हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में अपने आप पर ध्यान देकर अपने भीतर अच्छे बदलाव ला सकते हैं और इस तरह से अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। और ये सब कुछ प्याज खाकर भी हो सकता है। शायद आप तीनों सही कह रहे हो। मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही थी, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि प्याज खाने से कुछ नहीं होने वाला। और मेरी ये सोच बदलने के लिए शुक्रिया आप सबका। ये हुई ना बात। चलो अब इसी बात पर प्याज के पराठों की पार्टी हो जाए। हाँ हाँ बिल्कुल। अब तो स्वाति भी आती होगी, तब तक मैं बना देती हूँ, फिर साथ मिलकर मजे से खाएंगे सब। फिर उस दिन के बाद से अपूर्वा भी प्याज के पराठे की दीवानी हो जाती है और घर के सभी लोग साथ में खुशहाल जीवन बिताते हैं। वैसे तो सारी बीवियां अपने पति से बेशुमार प्यार करती है, लेकिन सृष्टि का प्यार कुछ ज्यादा ही होता है। आयुष बेबी, मैंने तुम्हारे लिए ये स्पेशल दिल के आकार वाला पराठा बहुत ही प्यार से बनाया है। अरे तुम पागल हो गई हो क्या सृष्टि? ये क्या है? अरे अरे, तुम इतना क्यों शर्मा रहे हो? गाल लाल पड़ जाएंगे तुम्हारे। मैं जानती हूँ कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो। बहू, ये सब क्या नौटंकी लगा के रखी है तूने? अरे जरा तो लिहाज रखा कर। बस 24 घंटे अपने पति से गुलू गुलू करती रहती है, नालायक कहीं की। और नहीं तो क्या। देखो बहू, ये सब बंद कमरे में किया करो, सबके सामने शोभा देता है क्या? अरे अपने पति के प्रति प्यार जताना कोई गुनाह है क्या? नहीं ना। तो आप दोनों चुप बैठो और ये लो बेबी, हाँ करो, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी। अब करो ना। अरे बस कर बहू, ये कोई छोटा बच्चा नहीं है। इसके पास अपने हाथ है जिनसे यह अपना खाना खुद खा सकता है। बेवकूफ कहीं की। जब देखो तब बेबी बेबी बेबी। अरे अपने पति को कोई ऐसे कहकर पुकारता है क्या? देखो सृष्टि, माँ और पापा तुम्हें ये सारी बातें समझा समझा कर थक गए हैं, लेकिन फिर भी तुम किसी की बात नहीं समझती। अरे ये दोनों तो रोज ही बोलते रहते हैं, लेकिन इनके बोलने से मैं अपना प्यार कम थोड़ी ना कर दूंगी। अब तुम ये दिल वाला पराठा खाओ, मैंने तुम्हारे लिए एक और बनाया है और ये पानी भी रखा है। आराम आराम से खाना, वरना तुम्हें खांसी आ जाएगी। सृष्टि का ये बर्ताव देखकर यशपाल और रंजना अपना सर पकड़ लेते हैं। फिर एक रोज जब आयुष ऑफिस जाने के लिए निकलता है, तभी बाय जानू, ऑफिस पहुंचकर मुझे फोन करना मत भूलना। और हाँ, पूरा टिफिन खत्म करना और शाम में जल्दी वापस आना। लव यू बेबी। ओ गॉड सृष्टि, तुम भी ना सच में पागल हो। फिर आयुष वहां से चला जाता है और गली की औरतें सृष्टि का यह बर्ताव देखकर शाम में रंजना से बोलती है, अरे क्या रंजना बहन, आप भी, आपकी बहू में कोई संस्कार या शर्म नाम की चीज है कि नहीं? पूरे मोहल्ले के सामने वो अपने पति को जानू और बेबी कहकर बुलाती है और बस जब देखो तो प्यार भरी बातें ही करती रहती है। अरे हमें तो ये सब सुनकर और देखकर बहुत अजीब लगता है, क्योंकि तुम्हारी बहू के कारण हमारे घर की बहू बेटियां भी बिगड़ सकती है। वो कहते हैं ना, एक गंदी मछली ही पूरे तालाब को खराब करने के लिए काफी होती है। मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन अब मैं भी क्या करूं? मैं उसे समझा समझा कर थक चुकी हूँ, लेकिन वो तो मेरी कोई बात नहीं सुनती।
अरे ऐसी कैसी बहू लाई है आपने? एक भी अच्छे गुण नहीं है आपकी बहू में। देखिए, आज के आज ही उसे समझा कर रख दीजिए, वरना हमारे मुंह से गालियां खाएगी एक दिन वो। और नहीं तो क्या, रंजना को भी बहुत गुस्सा आता है और वो घर जाकर सृष्टि को खूब सुनाने लगती है। बहू, क्या हुआ माँ जी? दिन दहाड़े कोई भूत देख लिया क्या आपने, या फिर आपको कोई सांप डस गया? अरे बंद कर अपनी ये बकवास। पहले घर में हमारे सामने और अब बाहर मोहल्ले वालों के सामने भी तू वैसे ही बेशर्मों जैसे बर्ताव करने लगी है। अरे कितनी बार कहूँ तुझे, क्यों नहीं पल्ले पड़ता कुछ भी तेरे? कैसा बर्ताव माँ जी? मैं तो सबके साथ अच्छे से पेश आती हूँ, घर का सारा काम भी करती हूँ। अब ज्यादा सर्वगुण संपन्न बनने की कोशिश मत कर, क्योंकि मुझे तो ये लगता है वो बनने के लिए तुझे अगले 7 जन्म लेने पड़ेंगे। अरे मोहल्ले वालों के सामने भी तो अपने पति को जानू और बेबी कहकर पुकारती है, तो बाकी के लोग क्या बोलेंगे तेरे बारे में? देख बहू, हम एक अच्छे और संस्कारी मोहल्ले में रहते हैं। ओफो माँ जी, आप और आपकी वो दिमाग से पैदल सहेलियां, मैं थोड़ी ना किसी पड़ोसी के साथ प्यार भरी बातें करने जाती हूँ। मैं तो अपने पति परमेश्वर को ही बोलती हूँ ना, और लोगों का क्या है? ये सारे लोग तो मेरी नजर में किसी कुत्ते से कम नहीं है, जब देखो तो भूखते ही रहते हैं। क्या? सृष्टि इस तरह से अकड़ दिखाकर वापस अपने काम में लग जाती है और उसे देखकर रंजना का माथा फिर से खराब हो जाता है। यशपाल जी, ये सब आपके ही कारण हो रहा है। ना तो आप ऐसी बेशरम लड़की का हमारे आयुष के साथ रिश्ता पक्का करते, और ना ही वो लड़की हमारे घर की बहू बनकर हमारी नाक कटवाती। अरे भाग्यवान, अब शादी से पहले तो ये एकदम सीधी थी, और हमें क्या पता था कि शादी के कुछ ही महीनों बाद ये हमारे बेटे के लिए इतनी पागल हो जाएगी। फिर एक दिन जब सृष्टि मोहल्ले में घूमते हुए फोन पर बात कर रही होती है, तभी लो आज मैं कहती हूँ आई लव यू। आई लव यू आयुष। काश तुम्हारा जॉब वर्क फ्रॉम होम होता तो कितना मजा आता। तुम दिन भर मेरे नजरों के सामने रहते और मैं तुम्हारा कितना ख्याल रखती। हाँ सृष्टि, वो तो है। चलो, अब मेरा ब्रेक टाइम खत्म होने जा रहा है और मैं भी अब अंदर जा रहा हूँ। अरे मेरी जान, अभी ना जाओ छोड़ कर, के दिल अभी भरा नहीं। अरे बाबा, तुम्हारा दिल तो जिंदगी भर नहीं भरेगा, लेकिन अगर मैंने तुम्हारे साथ बात करके 1 मिनट भी और ज्यादा वेस्ट किया ना, तो मुझे उसे भरने के लिए 1 घंटा एक्स्ट्रा रुकना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, रहने दो, तुम काम करने लग जाओ। हम शाम को मिलते हैं, ठीक है ना? बाय जानू, लव यू। फिर सृष्टि फोन कॉल कट करती है, लेकिन तभी मोहल्ले की सारी औरतें उसकी सारी बातें सुन लेती हैं। अरे काकी जी, लगता है आपको घर में कोई काम धंधे बिल्कुल नहीं है, जो मेरे और मेरे पति के बीच की रोमांटिक बातें सुन रहे हो। तमीज से बात कर सृष्टि, दिन ब दिन तेरी फालतू की हरकतें कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है। अपने प्यार को और अपने फालतू के जज्बातों को काबू में रख, वरना हम अपना काबू खोकर कुछ ऐसा कर देंगे कि जिसके बारे में तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। और नहीं तो क्या। अरे ये कितनी पागल लड़की है जो हर जगह अपना बेडरूम समझकर अपने पति के साथ रोमांस करने लगती है। देखना, एक दिन तेरी इन्हीं हरकतों के कारण तू अपना सब कुछ खो बैठेगी। अरे काकी जी, साफ साफ कहो ना कि आप दोनों को मेरे और मेरे पति के बीच का प्यार देखकर बहुत ज्यादा जलन हो रही है, क्योंकि अब काका जी आप दोनों के साथ उस तरह से रोमांस नहीं करते हैं। क्यों, सही कहा ना मैंने? अरे निर्लज्ज लड़की, इसके तो मुंह लगना ही बेकार है। चलो यहाँ से। इस घटिया सोच रखने वाली लड़की के साथ तो बात करना भी गुनाह है, और नहीं तो क्या। अरे रुक जाइए काकी जी, कहाँ जा रही हो आप दोनों? मिर्ची लग गई क्या आप दोनों को? सृष्टि दिन में 50 बार आयुष को कॉल्स और मैसेजेस करती है, और एक बार जब वो बिजनेस ट्रिप पर चला जाता है तभी। हे भगवान,
अब तो पूरा 1 घंटा हो गया है, लेकिन मेरी आयुष से तो कोई बात भी नहीं हुई। 1.5 घंटे पहले भेजा हुआ मैसेज भी उसने अभी तक पढ़ा नहीं है। कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हुआ हो। ओ माय डियर पतिदेव, आप ठीक तो हो ना? एक काम करती हूँ, मैं वापस उसे कॉल करती हूँ। फिर सृष्टि आयुष को वापस कॉल करती है, लेकिन वो फिर भी उसका कॉल नहीं उठाता। इसीलिए अब वो उसके दोस्त को कॉल करती है। हे भगवान, ये पुलकित भी फोन नहीं उठा रहा। पता नहीं कहाँ रह गए ये लोग। फिर रात में सृष्टि को आयुष का कॉल आता है। अरे क्या करती हो तुम सृष्टि? दिन भर तुमने मुझे और पुलकित को कितने कॉल्स किए? तुम्हें पता भी है वो बेचारा पुलकित कितना इरिटेट हो गया था। इस बात का तुम्हें कोई अंदाजा भी है क्या? अरे तो फिर मैं क्या करती जानू? तुम्हारा या उसका कोई रिप्लाई भी नहीं मिल रहा था, इसीलिए मैं भी परेशान हो गई थी और इसीलिए मैंने तुम दोनों को इतने कॉल्स किए। अरे लेकिन जब मैंने तुम्हें कहा था कि मैं दिन भर बिजी रहूंगा, तो तुम्हें भी तो समझना चाहिए था ना। और मैं यहाँ पर थोड़ी ना कोई पर्सनल ट्रिप पे आया हूँ, मैं यहाँ पर एक बिजनेस ट्रिप पर आया हूँ और यहाँ पर मुझे अलग अलग जगह पर जाकर मीटिंग्स करनी पड़ रही है, प्रेजेंटेशन देनी पड़ रही है। लेकिन तुम्हें उससे क्या? तुम्हें तो बस मुझे कॉल करके परेशान करना आता है। अरे बेबी, अब तुम तो मुझे मत डांटो ना। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, इसलिए मैं बहुत घबरा गई थी। देखो सृष्टि, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन अगर तुम ऐसे बार बार मैसेजेस और फोन करोगी तो मैं काम कैसे कर पाऊंगा? प्लीज समझने की कोशिश करो। तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो। और अब मैं फोन रख रहा हूँ। बाय, गुड नाइट। जाने दो, काम करके थक गया होगा, इसीलिए इतने खड़ूस अंदाज में बात कर रहा था। बाकी तो मैं जानती ही हूँ कि आयुष मुझसे बेपनाह प्यार करता है। बेपनाह भी क्या, वो तो मुझसे उससे भी ज्यादा प्यार करता है। हम दोनों जब नए नए मिले थे तब मैं ये गाना बहुत सुनती थी, और आज फिर एक बार ये गाना सुनकर मैं अब आयुष को याद करती हूँ। अब तो वो मेरे पास नहीं है, लेकिन उसकी फोटो देखकर काम चला लेती हूँ। फिर सृष्टि आयुष की गैर मौजूदगी में उसकी तस्वीर को देखकर प्यार भरे गीत गुनगुनाती है और उस फोटो को अपने सीने से लगाकर वह सो जाती है। फिर एक दिन घर के सभी लोग सज सवर कर किसी फंक्शन में जा रहे होते हैं। तभी, अरे ओ हीरोइन, तू क्यों तैयार हुई है? तुझे कौन लेकर जा रहा है? ये आप कैसी बातें कर रहे हो माँ जी? हमारे पड़ोसियों की शादी का फंक्शन है ना, और उन्होंने हमें सहपरिवार बुलाया है, तो मैं भी आऊंगी ना आपके साथ। सहपरिवार नहीं बुलाया है, और उन्होंने तो साफ साफ कहा है कि हम तुझे साथ में बिल्कुल ना लाए, क्योंकि तेरे अंदर का रोमांस कभी भी और कहीं भी जाग जाता है। अब तक तो तुमने हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा ही दी है, लेकिन अब और नहीं। देखो ना बेबी, समझाओ ना अपनी माँ को, मुझे भी वहां पर आना है, और पिछले 2 घंटों से मैं सज रही हूँ, तुमने भी मुझे कुछ नहीं कहा। अरे मुझे क्या पता था कि पड़ोसियों की तरफ से ये खास चेतावनी आई है, और उन लोगों ने बिल्कुल सही कहा है। तुम और तुम्हारा पागलपन एक दिन हमें ले ही डूबेगा। फिर घर वाले सृष्टि को घर पर ही छोड़कर चली जाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद जब आयुष का जन्मदिन आता है, तभी, जन्मदिन मुबारक हो बेटा, ये लो, ये हमने तुम्हारे लिए तोहफा लाया है। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं आयुष बेटा। आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियां आए, यही हमारी कामना है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ताऊ जी और ताई जी। तभी वहां पर सृष्टि आ जाती है। ये देखो बेबी, तुम्हारे लिए मैंने ये खास तोहफा लाया है, ये प्यारा सा शर्ट। हाय राम, इस पर तो चुम्मे के निशान है। ये सब क्या है? ये सब मेरा बेशुमार प्यार है ताई जी, जैसे आप ताऊ जी को करती हो, ठीक वैसे ही। अरे फिट्टे मुंह तेरा, पागल हो गई हो क्या? देखिए ताई जी, इस शर्ट को बनाने के लिए मैंने बहुत मेहनत ली है, बहुत दिल से, प्यार से और लगन से बनाया है मैंने ये शर्ट। अपने होठों से हर जगह पर किस करके बनाया है। आयुष बेबी, इसे कभी मत धोना और इसे एकदम अच्छे से संभाल कर रखना। बहू,
बंद करो अपनी ये फालतूगिरी। अरे हम खानदानी लोग हैं और हमारे घर की औरतें ये सब नहीं करती। और अगर तुम्हें ये सब करना ही है तो अपने कमरे में जाकर करो। अपने बड़े बुजुर्गों के सामने ये सब करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? छी! देखो रंजना, अब बहुत हुआ। हम पिछले 4 घंटों से यहाँ पर आए हैं और हमें तुम्हारी बहू के लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे। अरे इसमें तो जरा भी संस्कार नहीं है। बड़ों से बात करने की भी तमीज नहीं है इसमें। अपने पति को ना जाने कैसे कैसे अभद्र नामों से पुकारती है ये। कोई इसे कुछ कहता नहीं है, इसीलिए ये ज्यादा ही सर पर चढ़ गई है। पर अब और नहीं। और अब हम आयुष की शादी किसी और लड़की से कराएंगे। हाँ, क्योंकि ये लड़की तो पूरे खानदान में हमारी इज्जत मिट्टी में मिला देगी। आप दोनों बिल्कुल सही कह रहे हो जेठ जी और जेठानी जी। मैं भी इस लड़की से परेशान हो चुकी हूँ। ये तो हमारी कोई बात नहीं सुनती। आप सब शायद सही कह रहे हो। मैं सृष्टि से प्यार तो बहुत करता हूँ, लेकिन इसकी हरकतों के कारण मुझे भी अब बहुत परेशानी होती है। इसीलिए सही यही होगा कि हम दोनों अलग हो जाए सृष्टि। सबकी बातें सुनकर सृष्टि बहुत घबरा जाती है। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। मुझे आयुष से अलग मत कीजिए और मेरे इस पागलों जैसे बर्ताव के लिए मुझे माफ कर दीजिए। मैं ये सब बंद कर दूंगी और एकदम सुशील बहू बनकर दिखाऊंगी और एक अच्छी बीवी भी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि अब मैं समझ चुकी हूँ कि कोई भी चीज हद से ज्यादा अच्छी नहीं होती और हर एक चीज करने की हद होती है। हमें अपनी मर्यादा में ही रहना चाहिए। सृष्टि खूब मिन्नतें करती है, तब जाकर उसके ससुराल वाले उसे माफ कर देते हैं और उस दिन के बाद से वो अपना पागलपन कम कर देती है और आयुष और उसके परिवार के साथ खुशी से रहने लगती है।